ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत की प्राचीनतम एक पारंपरिक कला के जानी मानी हस्ती से, जिस कला को राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में पहचाना जाता है। मलमल के कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाने वाली 400 साल पुरानी इस पारंपरिक कला को पिछवाई कला कहते हैं। और पिछवाई इसे इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो पर्दे लगते थे, उन पर्दों पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी और अब ये कला देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इस कला का इस समय क्या हाल है, क्या इसे सहेजने की ज़रूरत है और क्या इस कला के लिए सरकार को या अन्य निजी संस्थाओं को आगे बढ़कर इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस पारंपरिक कला से जुड़े हुए एक जाने माने कलाकार अशोक जी मेहता साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नमस्कार, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थोड़ा सा इस पिछवाई कला के बारे में क्योंकि सबसे पहले तो बधाई, आपने एक विरासत में मिली हुई इस कला को बचा के रखा है। ज़्यादातर लोग क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो कलाएं हैं कि उन्हें अपनाने से घबराते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कला को सहेज के रखा और उम्मीद करते हैं आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको संभाल कर रखेगी। थोड़ा सा इस कला के बारे में बताइए, किस तरह से इस कला की अभी स्थिति है? ये कला वैसे मैं मेरे पिताजी से सीखा हूँ जी। और अभी ये कला में कम लोग आ रहे हैं जी। क्योंकि इसमें उतना पैसा नहीं मिलता है जी। आर्टिस्टों को जितना मिलना चाहिए जी। और सरकार का भी इतना सपोर्ट नहीं जितना होना चाहिए। जी। और अभी इन दिनों में भारतीय लोगों में वापस फिर से शुरुआत हुई है कि पिछवाई आर्ट पर ध्यान जाना शुरू हुआ है कृष्ण का। और काफ़ी लोग इस चीज़ों को खरीदना शुरू किया है। तो ऐसी आशा थोड़ी बंदी है कि फिर से आर्टिस्ट जुड़ेंगे, वरना अभी आर्टिस्ट कम होते जा रहे हैं। जी। लेकिन पूरा विश्वास है मेरे को कि नए आर्टिस्ट काम में बढ़ेंगे। थोड़ा सा सर इसकी पूरी अगर इतिहास पे प्रकाश डालें आप तो ज़्यादा बेहतर है। इतिहास में सर क्या है कि ये तो 16वीं शताब्दी से चल रहा है जी। करीब 400 साल हो गए हैं और ये शुरुआत हुई श्रीनाथ जी के मंदिर से, नाथद्वारा से। क्योंकि मंदिर के पीछे इन पेंटिंगों को लगाया जाता था हर त्योहार के हिसाब से, हर उत्सव के हिसाब से। जैसे कि गोपाष्टमी हो गई, अन्नकूट हो गया, इस तरह के जो होली का त्योहार है तो हर त्योहार के हिसाब से वैसी पेंटिंग बनी जाती थी और वैसी पेंटिंग मंदिर के पीछे लगाई जाती थी। इसलिए इसको पिछवाई आर्ट बोलते हैं, क्योंकि मंदिर के पीछे जो चीज़ लगती है उसको पिछवाई आर्ट बोलते हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे बढ़ा और वो बढ़ता बढ़ता है उदयपुर पहुँचा, उदयपुर बढ़ता बढ़ता पूरे इंडिया में पहुँचा, इंडिया से आगे बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया में पहुँच गया। और ये जो पेंटिंग बनी जाती है इसमें खास बात ये है कि रंग बिरंगे कलर बनते हैं और इसमें सारे स्टोन कलर यूज़ किए जाते हैं। सारे पत्थर के कलर यूज़ किया जाता है, नेचुरल पत्थर होते हैं, उनको घिस के बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, उसके अंदर गोंद वगैरह मिला के फिर पेंटिंग बनाते हैं। और गिलहरी के बाल से पहले बनती थी, आजकल प्लास्टिक से बाल से बनाने लग गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक बाल भी अब गिलहरी बाल से जैसे ही आने लग गए हैं। जी बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी जानकारी मेहता साहब ने दी कि 400 साल पहले यानी 17वीं शताब्दी में जब भगवान श्रीनाथ जी को वृंदावन से मेवाड़ लाया गया था, उन्हीं के साथ ये कला उदयपुर यानी नाथद्वारा पहुंची थी, नाथद्वारा से उदयपुर आई और उदयपुर से देश विदेश में इस कला की आज पहचान बन चुकी है। लेकिन फिलहाल इस कला को सहेजने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर, किस तरह से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि इस कला के प्रति जो नए कलाकारों का भी रुझान बढ़े और इस कला से लोगों की न सिर्फ रोजी रोटी चले बल्कि भगवान श्री कृष्ण के काम में आने वाली इस कला को जिंदा रखा जा सके? नहीं, इस कला को जिंदा रखने के लिए मेरा खुद का प्रयास है। मैं काफ़ी लोगों को भी इस आर्ट बनाना सिखा रहा हूँ जी। देश के ही नहीं विदेश के लोगों को भी सिखा रहे हैं। अच्छा। तो और सरकार से भी हम आशा रख रहे हैं कि
इसकी तरफ ध्यान देवे। और इसके ऊपर अभी अभी एक नई चीज़ शुरू हुई है कि पहले इस पे हमारे हैंडीक्राफ्ट आर्ट पे, पेंटिंग, पिछवाई आर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आजकल सरकार ने इस पे GST टैक्स लगा दिया है। इसको हटाने की जरूरत है ताकि इसको सस्ता बेचा जा सके, ताकि आर्टिस्टों को काम ज़्यादा मिले, ज़्यादा पेंटिंग बनेगी, ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो लोग सीखेंगे। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लागत बहुत कम है लेकिन अच्छी कीमत उसकी मिल सकती है, या एक्सपोर्ट में एक बड़ा योगदान भी माना जा सकता है इसका? बिल्कुल माना जा सकता है। एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता और है। अभी भारतीय लोग काफ़ी ले रहे हैं जी। पिछवाई आर्ट को अभी भारतीय लोग काफ़ी ले रहे हैं। अभी बहुत भगवान की तरफ एकदम लोगों का एकदम रुझान बढ़ा है, और अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग भी इस पे ध्यान गए, और इवन जो मिडिल क्लास हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं कि पिछवाई आर्ट मेरे घर में लगे। तो अभी पिछवाई आर्ट का बहुत करेज है। अभी काफ़ी लोग ले रहे हैं, और हमारा भी बिजनेस उससे काफ़ी बड़ा है। और इन सभी लोग जो भी पिछवाई आर्ट बेचते हैं, सबका काम पहले से काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल। तो एक बड़ी जानकारी मेहता साहब ने दी कि अब सिर्फ विदेशी नहीं बल्कि भारतीय लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके घर की सजावट में पिछवाई आर्ट भी कहीं ना कहीं उस सुंदरता में शामिल हो, ताकि न सिर्फ उसकी जो घर की खूबसूरती बढ़े बल्कि भगवान की याद भी उनके साथ जुड़ी रहे। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, जैसा कि अभी सरकार ने रिवाइज़ किया, कई सारे जो प्रोडक्ट हैं उन पर GST कम की गई, जिन पे 18% था उन पर 5% लाया गया। तो कहीं ना कहीं इस पिछवाई के बारे में अगर सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंची है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के ज़रिए सरकार अगर इस बात को सुन रही है तो वो प्रयास करे कि 18% जो GST इस पेंटिंग्स पे लगा रखा है उसे तो 0% जीरो कर दिया जाए कम से कम। क्योंकि जैसे कि भगवान की जो भी मूर्तियां हैं उस पर सरकार ने GST बिल्कुल जीरो कर रखा है। तो ये भी भगवान से संबंधित पेंटिंग ही है, सिन्हा जी की है, कृष्ण की है, तो ये भी भगवान संबंधित, इसलिए इस पे भी टैक्स जो है GST वो जीरो करना चाहिए, ताकि आर्टिस्ट लोगों को प्रोत्साहन मिले और सामान को सस्ता बेच सकें। बिल्कुल। बहुत तो कहीं ना कहीं हम दिल से अपील करते हैं सरकार से, और ख्वाहिश या उम्मीद करते हैं कि इस GST के बारे में विचार करेंगे, और इस पेंटिंग या इस कला को बढ़ावा देने की जो वो सरकार की तरफ से एक सहयोग है, उसमें ये एक बड़ा कदम साबित होगा। सर, हमने कहीं देखा है कि नाखून जो होता है, अंगूठे के नाखून पर भी इस पेंटिंग को बनाया जाता है। इसमें कितना समय लगता है और कितने लोग पसंद करते हैं उसको? क्या अभी नाखून के बारे में भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं जी, और मेरी खुद की जो शॉप है वहाँ पर दिन के करीब 50-100 लोग रोज आते हैं जी, और अलग अलग चित्र बनवाते हैं, और अभी बहुत क्रेज है जी। लोग बाग वेटिंग करते हैं क्योंकि हमको बनवाना है जी। और एक नेल पे आर्ट बनने में कम से 5 से 10 मिनट लगते हैं। वो डिजाइन कौन सी है उस डिजाइन के हिसाब से समय लगता है, लेकिन 10 मिनट में तो हो ही जाता है जी। और पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं अभी, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और इससे आर्टिस्ट को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है जी। तो जितना महिलाएं करती हैं उतना पुरुष भी पसंद करते हैं। महिला ही करवा रही है ज्यादातर, जेंट्स भी करवा रहे हैं लेकिन बहुत कम, ज्यादा महिलाएं तो करीब सभी। मतलब एक लड़की होती है, 4 परिवार के पूरे परिवार को, माँ बाप भाई बहन सब उठा ले आते हैं, और वो कहते हैं यार ये हमारी बच्ची हमें पकड़ लाई है, कहीं बॉम्बे से लेके आई है, कोई बेंगलोर से लेके आई है, दूर दूर से लेके आई है, और सोच के आई कि हम उदयपुर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ नेल आर्ट होता है तो वहीं जाएंगे, वो इसलिए वो आते हैं और बनवा के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उदयपुर की कला, उदयपुर की जो कई सारी चीज़ें जिनकी वजह से उदयपुर पहचाना जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर और बढ़ावा मिलेगा, और ये नेल आर्ट और ये ख़ास करके जो पिछवाई कला के जो कलाकार हैं जो इस नेल आर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको पहचान बनाने के साथ साथ उदयपुर से जुड़ी हुई इस एक पहचान बनाने में कामयाब हो पाएंगे। खास करके विवाह समारोह के दौरान ज्यादा लोग, विवाह समारोह के वक्त भी हम इवेंट होता है तो वहाँ हमारे यहाँ आर्टिस्ट भेजते हैं जो नाखून पेंटिंग बनाते हैं, जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए रुकते हैं, और वहाँ काफी लोग बनवाते हैं। बिल्कुल। और क्या असर इसमें ऐसा है, क्योंकि मलमल के कपड़े पे आपने बताया, नाखून पे और क्या ऐसी चीजें? मलमल पे भी बनता है आजकल पेंटिंग, रेजिन आर्ट होता है, रेजिन पे बनता है, उसमें बनता है, मार्बल पे बनता है जी, कॉटन पे बनता है और सिल्क पे भी बनता है। अभी काफी मेटल पे ये चीजें बनने लग गई है। पहले सिर्फ कॉटन पिछवा ही बनती थी या पेपर पे ही पेंटिंग बनती थी, अब तो बहुत से चीजें बढ़ गई हैं जी। सर, कोई भी चीज़ के बारे में जब डिस्कशन करते हैं, ये तो हमारी जो दर्शकों की ख्वाहिश होती है कि इसका जो लास्ट छोर है वो पे बारे में सोचा जाए। तो ये पेंटिंग की अगर कीमत और बनाने की कला और उसकी साइज़ के बारे में बात की जाए, तो अब तक की जो पिछवाई आर्ट है वो कितनी बड़ी बनी, और सबसे महंगी पेंटिंग का उम्मीद करेंगे, या अगर बताना चाहें दर्शकों को कि ये पेंटिंग्स में सर क्या है कि किसने बनाई, कितनी खूबसूरत बनाई जी,
कितना एक्सपीरियंस है जी, उसके हिसाब से प्राइस रहती है। जी। और साइज से इसका कोई कॉन्टेक्ट अच्छा, नहीं रहता कॉन्टेक्ट जी, है। छोटी पेंटिंग भी महंगा हो सकता है और बड़ा पेंटिंग सस्ता भी हो सस्ता सकता भी है। ओके, वो डिटेल पर ही हो रहता है कि कितना खूबसूरत बनाया, कितना जी, अच्छा बनाया। जी, कई बार छोटी पेंटिंग लाख रुपए में भी बिकती है, 2 लाख में भी बिकती है, और जी, कई बार बड़ी पेंटिंग 2000 में बिक दोस्त जाती है और 1000 में बिक जाती है। जी, तो इसका साइज से कोई कनेक्शन नहीं है। जी, कितनी खूबसूरत बनाई गई उससे ही रेट बनती है। बिल्कुल। तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय से जुड़ी हुई इस पारंपरिक कला को बचाने के लिए प्रयास, सरकार के प्रयास की खास ज़रूरत है। इस कला का संबंध वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय से बताया जाता है। और जैसा कि मेहता साहब का कहना है कि अगर सरकार ने भगवान की मूर्तियों पर टैक्स हटा रखा है तो भगवान से जुड़ी हुई इस कला पर भी जो जीएसटी लगा रखा है उसे ज़ीरो किया जाना चाहिए। मंदिरों में मौसम के हिसाब से आप बताते हैं कि बदलता है, मौसम की तो किस तरह से तय होता है कि कौन से मौसम में क्या चीज़ बनाई जाएगी? वो ऋतु के हिसाब से त्यौहार आते हैं, जी, जी, तो उसी के हिसाब से ही सारे कलर लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से ही सीन बनाए जाते हैं। जैसे होली आई तो होली में कलर फेंकने की होली का चित्र बनता है। जी, 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 अनकोट होता है तो सारे अनकोट की सारे कई प्रकार की मिठाई हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें बनती है। जी, और ऐसे ही रासलीला बनती है, जी, ऐसे ही सत पूर्णिमा की ये क्या होता है। जी, तो त्यौहार त्यौहार के हिसाब से रिवाज बदलते रहते हैं। जी, जी, और अलग अलग कलर रिवाज मतलब जो फेस्टिवल होता है उसके हिसाब से कलर लगाया जाता है। जी, जी, ओके। सर आपने बताया कि थीम के ऊपर भी काफ़ी वर्क होता है कि हाँ जैसा मौसम होता है, जैसा त्यौहार आना होता है, हाँ उस पर काम होता है। जिस पेंटिंग में भगवान श्रीनाथ जी का सबसे ज़्यादा जो है उसका जुड़ाव है, तो पेंटिंग में भी भगवान जी की या भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को बनाया जाता है, तो वो कैसे तय होता है कि प्रतिमा का क्या रूप होगा और कैसे उसको खास करके ज़्यादा किन कलरों का या रंगों की बात की जाए तो कौन से रंगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है? इसमें ज़्यादातर कृष्ण से संबंधित हैं श्रीनाथ जी, जी, तो जी, ज़्यादातर पीला कलर का यूज़ होता है, जी, ब्लू कलर का यूज़ होता है, जी, रेड कलर यूज़ होता है, गुलाबी कलर का यूज़ होता है। आजकल तो बहुत से कलर बनाने लग गए हैं। पहले तो एक पारंपरिक रिवाज था कि यही कलर लगाने हैं, जी, लेकिन अब तो बहुत सी कलर की वैरायटी जी, बनाने लग गए हैं। तो अब कलर कोई फिक्स नहीं रहा है। ओके, और इवन कुछ लोगों ने तो मिक्स भी कर दिया आर्ट को। जी, हम तो प्योर बना रहे हैं, पिछवा ही ये बनाते, लेकिन कुछ लोगों ने क्या है, मुगल शैली मिक्स कर दी है, ओके, किसी ने किशनगढ़ शैली मिक्स कर दी है, जी, किसी ने कांगड़ा स्कूल मिक्स कर दिया है। तो जी, अब मिक्स कर दिया कुछ लोगों ने, जी, जी, लेकिन प्योर पिछवाई तो नाथद्वारा से जो बनती है वही बनती है। वही बनती है, तो उसको ही बढ़ावा देने की उसी ज़रूरत है। हाँ और उसमें जो दूसरी चीज़ें मिक्स करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी जो ओरिजिनल हाँ, वो दीदी मूल है खत्म वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो बदल जाएगा, हो रही है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्योर ही बना रहे हैं, प्योर ही और बनाई जाए। सबको ये सिखा रहे हैं कि वो प्योर पिछवाई ही जो से पहले बनती थी वैसे ही बनाई जाए, जी, जी, वही रूप लिया जाए, वही कलर लिए जाए, जी, वैसी ड्रेस बनाई जाए, वैसी आंखें बनाई जाए, वैसे ही नाक बनाया जाए, कान बनाया जाए, जी, नहीं तो वैसे जेवर बनाया जाए। जी, लेकिन कुछ लोगों ने चेंज किया है, लेकिन वो कुछ लोगों ने मॉडर्न आर्ट भी शुरू कर दिया है इसमें। ओहो, अच्छा, जी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ सक्सेस है। नहीं हुआ, जी, सक्सेस पिछवाई आर्ट ही है आज भी, और लोग बिल्कुल, पूछते हुए आते हैं कि हमको पिछवाई आर्ट देखना है, जी, और वो ओरिजिनल ही देखना चाहते हैं और हाथ की बनी हुई देखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने प्रिंट भी शुरू कर दिया है, जी, जी, लेकिन अच्छा, प्रिंट को देख के पता लगता है प्रिंट है, तो प्रिंट है, लोग लेते नहीं है। लेते हमें कितनी बार गेस्ट पूछते हैं जी, कि सर ये प्रिंट तो नहीं है, तो फिर हाँ, हम हाँ, उनको समझाते हैं कि देखो ये प्रिंट होता तो ऐसे होता, जी, इसको जी, पीछे कलर ट्रांसपेरेंट नहीं आता। जी, तो उनको समझाते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, फिर एडवर्ड वो खुश होके जाते हैं और हमसे कुछ लेके भी जाते हैं। सर आपने कलर के बारे में बात की कि ज़्यादातर कलर जो है पत्थरों को घिस के पत्थरों के हाँ प्रयोग से बनाए जाते हैं, लेकिन कई धातुओं में भी जैसे चांदी के कलर या सोने के कलर भी प्रयोग होते हैं। हाँ तो बिल्कुल। आम तौर पर अगर किसी कलर को बनाने की अगर अपन विधा की बात करें और समय की बात करें तो कैसे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि एक पिछवाई पेंटिंग के लिए अगर हमें कलर बनाना है तो कितना समय उसमें? पेंटिंग बनाने के समय जी, की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो पेंटिंग बनाने में समय जितनी बड़ी पेंटिंग होती है उसके हिसाब से कलर बनाना पड़ता है। जी, लेकिन हम कलर एक साथ बहुत सा बनाते हैं, जी, उससे हम 10-20 पेंटिंग खत्म कर लेते खत्म हैं। कर लेते, ओके, चांदी का कलर जो बनता है जी, वो उसमें बनने में समय ज़्यादा लगता है। सोने का कलर बनता है उसमें और बहुत ज़्यादा ज़्यादा समय समय लगता है, जी, और दूसरे कलर जो होते हैं उसमें कम समय लगता है, जी, जी, क्योंकि सोना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चांदी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जी, तो उसको पाम से रगड़ के बनानी पड़ती है, तो उसका लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें करीब 3-4 घंटे सिर्फ गोल्ड कलर बनाने में, 8 घंटे गोल्ड बनाने में, क्योंकि उसका जितना बारीक पेस्ट होता है जी, उतना सोना अच्छा अच्छा, चमकता है पेंटिंग लगाने पर। जी, तो इसलिए उसको ज़्यादा घिसाई करके फिर फिर बनाते हैं। मैंने सर आप चलते चलते हम चाहते हैं आपकी किसी यादगार पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बताना चाहें जिसे आपने बनाने में समय भी लगाया हो और आपकी उम्मीद के मुताबिक उसको वो मिला भी हो, उसका सम्मान भी हुआ हो।
देखो मैंने कभी आज तक कोई एग्जीबिशन में भाग नहीं लिया। अच्छा जी। तो सम्मान वाली बात तो यह है नहीं, कि पेंटिंग को सम्मान मतलब हाँ, उसको जो कीमत हाँ, हम सोचते हैं कि वो मिली हो, कि मैं वो सोच रहा हूँ कि इतनी पैसे का कॉस्ट मुझे मिलेगी। नहीं, मेरे जी को बहुत सी चीज़ें मैंने अच्छी बनाई हैं जी और मेरे को कॉस्ट उसकी मैं अच्छी जितनी चाहता था उतनी मेरे को मिली है। जी लोग मेरे को अप्रिशिएट करके गए हैं। जी इवन कई लोगों ने कहा कि आप पैसे कम मांग रहे हो, जी जी। आप अच्छा पैसे ज़्यादा मांगो जी तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे। लेकिन अब वो जी क्या, हमने एक रूल्स बना रखा है कि नहीं, अपनी एक सीमा है, वहीं चलना है ताकि बिकता रहे, लोग आते रहें और आर्टिस्टों को योगदान मिलता रहे और आर्टिस्ट आगे आगे काम करते रहें। बिल्कुल। सर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसी विधाओं को सीखने के लिए भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती, हालांकि आपको विरासत में मिली हुई है, लेकिन क्या कभी आपको लगा कि मुझे ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना अगर पड़े तो कहीं ऐसी व्यवस्था या कोई कोचिंग या कोई संस्थान ऐसा उपलब्ध है क्या? ऐसी कोई संस्था नहीं है जी ये सब ट्रेडिशनली चल रहा है। जी और मैं खुद हमारे यहाँ कई लोगों को सिखाता हूँ सिखाते हैं और जी हमारा बहुत रिकमेंडेशन है इस मामले में। हम पिछले 20 सालों से लोगों को सिखा रहे हैं पेंटिंग बनाना, जी जी। नए नए लोगों को सिखा रहे हैं, ओके इवन विदेशियों को भी सिखा रहे हैं जी और लोकल लोगों को भी सिखा रहे हैं। लेकिन हम उस टैलेंट देखते हैं और फिर कुछ लोगों को हम हमारे यहाँ परमानेंट ही रख लेते हैं। जी जी उनका टैलेंट अच्छा होता है कि किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है, भगवान की मेहरबानी होती है उनके हाथ में, तो वो बहुत अच्छा बना लेते बना हैं लेते हैं। और कम उम्र में बना लेते हैं। जी जी अभी भी मेरे पास एक आर्टिस्ट है, उसकी उम्र 17 साल की है, जी लेकिन वो काम जैसा कर रही है 50 साल का भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस वो भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो बहुत कभी कभी किसी पे भगवान की मेहरबानी विशेष रहती है। विशेष रहती है। बिल्कुल सर, आपने उम्र की बात करी तो मुझे लगा कि आपकी उम्र के बारे में, हालांकि हमने बताया कि 70 प्लस की उम्र आप क्रॉस कर सके हैं। पहली पेंटिंग आपकी कौन सी, क्या आयु थी जब आपने तैयार की थी? पहले पेंटिंग को मैंने करीब 15 साल का हूँ मैं तब शुरू कर दी होगी। और जी उस वक्त जो मैंने पेंटिंग बनाई, उस वक्त मैंने पिछवाई नहीं बनाया। अच्छा जी। उस वक्त मैंने एक तांत्रा पेंटिंग बनाया। तांत्रा ठीक एक है तंत्र मंत्र की पेंटिंग बनती थी जी पहले, अभी अब तो उसका प्रचलन कम हो गया है। जी उस वक्त उसका प्रचलन बहुत था, जी जिसका प्रचलन था वही बनाते थे। जी तो मंत्र तंत्र मंत्र बनाया वो अभी भी मेरे पास है जी और मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं बेचा नहीं, कुछ चीज़ें मेरे पास अभी भी है और मेरे पिताजी के द्वारा भी बने हुए बहुत से तांत्रिक वो भी बनाते जी। थे, वो अभी भी मेरे पास संचय कर रखे, बेचता नहीं हूँ। तो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अगर उन्हें लगता है कि वो भी इस आर्ट को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक पूरी यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं। मेहता साहब खुद उपलब्ध रहते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि वो खुद सिखाने को तैयार हैं और जो बच्चे सीख जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्हें वो अपनी टीम में जोड़कर साथ में लेकर चलने का भी जोश रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर इस पेंटिंग की विधा में आना है तो उनके मेहता साहब से आप संपर्क करके इस विधा में सीख सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हो और अपना एक, जिसे कह सकते हैं, रोजी रोटी का जरिया भी इसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आपसे चाहता हूँ जीएसटी के अलावा और क्या ऐसी चीज़ें की जाए ताकि इस पेंटिंग को बढ़ावा दिया जा सके, और दर्शकों, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और सरकार को क्या संदेश चलते चलते देना चाहेंगे आप? सरकार से तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि टैक्स ही कम करें जी सबसे पहले तो, कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए जी क्योंकि सब हाथ से काम है, भगवान का काम है। सब घर अपने घर में भगवान पे लगाते हैं। और रहा सवाल, सरकार चाहे तो कॉलेज में, स्कूलों में इस चीज़ को कोर्स में डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको किसी कोर्स में डाला नहीं है। वहाँ सारे नई चीज़ सिखाई जाती है। पिछले आर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। मिनीचर आर्ट भी होता है इसी के साथ, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सिर्फ मॉडर्न आर्ट या ट्रेडिशनल आर्ट कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ मॉडर्न आर्ट ही सिखाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। वो आपने काफ़ी कीमती समय हमारे निकाला और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। साथ ही उन्होंने आपको एक ज़रिया, एक ऐसी राह बताई कि अगर आप उस पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो न सिर्फ नाम कमा सकते हैं बल्कि अपने रोजगार का बना सकते हैं, आराम चला सकते और हैं। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो बताई कि अगर इसे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगेगा तो ये कला न सिर्फ बची रहेगी बल्कि लोगों के लिए एक जो है कोर्स बना के उसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं हम हमारे इस कार्यक्रम को जो जिम्मेदार लोग देख रहे हैं इस कला के महत्व को समझेंगे। इसे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसे प्रोत्साहन देने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर काम किया जाएगा। और साथ ही जैसा कि मुझे लग रहा है कि इन कलर्स को कैसे बनाया जाता है वो दिखाने के लिए हम एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे कि खुद मेहता साहब के जो स्टूडियो है वहाँ जाएंगे और आपको बताएंगे
कैसे कलर बनाया जाता है और कैसे पेंटिंग्स तैयार होती है। बिल्कुल दिखा दूंगा। तो इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी, एक जानकारी और चाहते हैं, अगर जो कलाकार या जो पेंटिंग के ख़रीदार हैं आप तक पहुंचना चाहें तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, और क्या डिजिटल ज़रिए से भी लोग आप तक पहुंच रहे हैं, इस बारे में जानकारी? जी, मेरा जो अशोका आर्ट जी, वो क्या है कि बिल्कुल टूरिस्ट एरिया में ही है जी, और बिल्कुल गंगोर घाट के पास ही है जी। इस वजह से काफ़ी टूरिस्ट आ जाते हैं। और इसके अलावा गूगल पर हमारा रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है जी। AI पर हमारा नंबर 1 रिकमेंडेशन है, गूगल पर भी हमारा नंबर 1 रिकमेंडेशन है जी। और इंटरनेशनल गाइड बुक्स जो निकलती है जी। जो पूरे उदयपुर के बारे में बताते हैं, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया से बुक निकलती है लोनी प्लानेट, जिसको करीब करीब दुनिया के सारे टूरिस्ट लेके निकलते थे। अब तो गूगल का ज़माना आ गया तो कम लेने ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा रिकमेंडेशन है। उस बुक को सारे टूरिस्ट ये मानते हैं कि एक ट्रैवलिंग बाइबल है, मतलब जैसे हम भगवान गीता पे विश्वास करते हैं वैसे वो उस किताब विश्वास करते हैं, इसमें जो लिखा सही लिखा है जी। तो वो उसमें हमारा नाम है, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत से टूरिस्ट आते हैं जी। AI से आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं जी। और हमारे लोकेशन ऐसा है कि पहुंच जाते हैं। और फिर क्या हम रिजनेबल प्राइस में करते हैं, तो टूरिस्ट को भेजता है जी कि मेरे को वहीं जाना है जी, तो हमारे पास आते हैं और हमसे वो खुश होके जाते हैं और लेके जाते हैं कुछ ना कुछ। तो आप अगर मेहता साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो गंगोर घाट पर, जो कि एक बड़ा टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर आपका स्टूडियो या शॉप जो है वो मौजूद है। साथ ही आप गूगल या AI के ज़रिए अगर सर्च करेंगे तो भी आपको अशोका आर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकती है और आप उनसे संपर्क करके न सिर्फ ये पेंटिंग खरीद सकते हैं बल्कि इस पेंटिंग को बनाना सीखना चाहते हैं तो भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, हम बनाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बेचते भी हैं। बहुत। इसके साथ ही हम आज्ञा लेते हैं हमारे मेहमान अशोक मेहता साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो पधारे इसके लिए। आपको इसी तरह की किसी और कला के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज करिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कलाकारों को स्टूडियो में बुलाएंगे, ऐसे महान व्यक्तित्व को स्टूडियो में बुलाएंगे ताकि उन आर्ट को सीखने का ज़रिया आपको पता चल सके और आप खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक नई राह चुन सकें। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।